खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट है मियां शाहिद साहब। रन डाउन आपकी खिदमत में पेश करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। सदर ट्रंप ने एक दफ़ा फिर कहा है जी कि तीन ममालिक के सरबराहान की कहने पे, उनकी इमा पे उन्होंने आगे कर दिया है जो जंग का प्लान था। इस पर बात करेंगे, असल कहानी इसके पीछे क्या क्या उनके कहने पे किया है या कुछ और था। और इधर ज़ाहिर अरब ममालिक जो है वो जंग के ख़िलाफ़ क्यों हो गया। शुरू में तो बहुत से ममालिक बड़े हक़ में थे और फिर UAE को भी अब जंग नहीं चाहिए जो कि बड़ा अग्रेसिव था, उस पहले हॉक था, बड़ा हॉकिश था। रूसी सदर का दौरा है चीन, इस हवाले से कहा जा रहा है कि ये ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से बड़ा ही एक शायद टर्निंग पॉइंट हो। पाकिस्तान ने जो है वो ख़बरें आ जा रही हैं कि हमारा असला और जो वो मुतहरक हैं वह मौजूद हैं सऊदी अरब और ज़ाहिर है ये हमारा उनके साथ मुआहदा भी है। इस पर बात करेंगे। 28वीं तरमीम की छोटी छोटी जो है वो इन पीस आ रही हैं डिटेल्स CSS की। ये तो कोई वैसे आप बात नहीं है, CSS की उम्र बढ़ा दी जाएगी, ये वो बात है। हम ये आज करेंगे कि सूबे कौन कौन से बनने जा रहे हैं और इन सूबों के बनने से क्या होगा, इस हवाले से बात करेंगे। और उधर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस बच्ची सना यूसुफ के कातिल को आज सज़ा मिल गई और सज़ा यानी कैपिटल पनिशमेंट। ये साहब पहले तो उस पर आते हैं कि यार सदर ट्रंप साहब जो हैं वो बड़ी बात मानते हैं। आपका ख्याल है ये जो हैं मोहम्मद बिन सलमान हैं और जो सारी जो फॉरेन पॉलिसी और जंगी फैसले जो हैं वो दुबई में, रियाज में या दोहा में हो रहे हैं, क्या ख्याल है आपका? देखें कायद साहब, कल जब वाइट हाउस में गुफ्तगू की सदर साहब ने, क्योंकि सदर ट्रंप जो हैं वो गुफ्तगू करते हैं, अपने सोशल मीडिया पर लिखते हैं और वो जो गुफ्तगू करते हैं उनको भी मालूम नहीं होता कि वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने गुफ्तगू क्या करनी है, क्योंकि उनका दिमाग बढ़ना या उनके बारे में कोई प्रेडिक्ट करना किसी के बस का रोग नहीं है। कल उन्होंने जब बात की तो वहाँ एक सहाफ़ी थे, इजराइल सहाफ़ी, उसने पूछा कि जंग क्यों रोकी। इसका मतलब कल हमला होने वाला था। कल हमने खबर भी दी थी कि जंग, उन्होंने पूछा कि जंग क्यों रोकी। उन्होंने कहा कि मैंने जंग रोकी, उन्होंने मुझे मशवरा दिया, कुछ ममालिक के जो बादशाहान हैं, सरबराहान हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि जंग ना करें, जिसमें उन्होंने बताया कि मोहम्मद बिन सलमान, वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने मोहम्मद बिन जायद का नाम लिया और साथ उन्होंने अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे मशवरा दिया और मैंने उनके कहने पर जो है वो हमला रोक दिया, शायद हमेशा के लिए या कुछ वक्त के लिए। अब देखें सदर ट्रंप साहब की जो है बातें हैं वो किस तरह की हैं। अब वहाँ पर सहाफ़ी जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर अंदर की कहानी भी बताई। उन्होंने कहा कि 24 घंटे पहले तमाम तर तैयारी जो है मुकम्मल हो चुकी थी। इजराइल के जो अड्डे हैं वहाँ पर असला पहुँच चुका था और उनके मुताबिक, आलमी मीडिया के मुताबिक, UAE के जो अड्डे हैं वहाँ पर भी असला पहुँच चुका था। जर्मनी से, पूरे यूरोप से इकट्ठा करके तमाम असला जो है वो लाया जा चुका था और वहाँ पर जो जहाज़ हैं, बहरी बेड़े, वो भी समंदर में मोबिलाइज़ कर दिए गए थे और हमला करने का इरादा था कल रात का। अब हमला रुक गया, लेकिन कायद साहब जो ऊपर की कहानी है जो नज़र आ रही है वो तो यही है कि 3 मुल्कों ने मशवरा दिया, बादशाहों ने मशवरा दिया और सदर ट्रंप जो हैं वो पीछे हट गए। अच्छा, ऐसा है मुमकिन वैसे कि सदर ट्रंप बात मान लें, क्योंकि वज़ीर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तो बात मानते रहे पहले, और अरब बादशाहों की बात मान के वो हमेशा के लिए हमला रोक देंगे। बात कोई पहले नहीं मानते थे। ईरान पे हमले के जो नताइज निकले थे उसके बाद उन्होंने लोगों की बातें माननी शुरू की। पहली बात तो ये है कि पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि जब इन्होंने हमला किया था तो एक मीटिंग मुसाद का जो हेड है उसके और नेतन्याहू ने उनको एक ब्रीफिंग दी थी कि जनाब वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाएगी दुनिया में, एक दिन में ये 4 दिन में खेल होगा, ख़त्म होगा, ईरान फारग और हम महफूज हो जाएंगे। वो आपने देख लिया क्या वो। अब ये कहा जा रहा है कि जो उनके जनरल्स हैं और जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजिस्ट हैं वो उन्हें कह रहे हैं कि आप अक्ल और होश के नाखुन लें। ये मोहम्मद बिन सलमान तो हमें बेचारे बड़े अच्छे आदमी हैं, वो हमारे बड़े मोहतरम हैं, उन पर हमें इल्ज़ाम न लगाएं, ना ही आप उस पर इल्ज़ाम लगाएं। बेसिकली जो आप कास्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस आप बिजनेस में भी करते हैं, तो उन्होंने उनको बताया कि हजूर ईरान तो बीटिंग ले लेगा जी, और ज़मीन पे हम जो है वो ट्रुप्स लेके नहीं जा सकते, और जो आपके जितने एसेट्स हैं, एक तो पूरे का पूरा मिडल ईस्ट उड़ जाएगा। मिडल ईस्ट में ये होगा कि वहाँ इस गर्मी में ना पानी होगा ना AC होगा, ये इनको ये, और दूसरा ये है, और मैं वैसे ये बता दूं
कि मैं उनकी जो स्टुपिडिटी है, माफ़ी चाहता हूँ मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, उसको मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करता, भले वो सुबह से ही हमला कर दें, मगर व्हाट ही हैज़ बिन टोल्ड वो ये है कि जनाब अगर आप ये हमला करते हैं तो ना सिर्फ ये कि पूरा रीजन, ये जो $56 का हो गया, 56% जो आपकी कीमत बढ़ गई है पेट्रोल की, ये इसका कोई ऊपर कैप नहीं होगा, ये कहाँ जाएगी, और अनफोरसीन होंगे। और फिर एक आपको जंग के बारे में एक बहुत बड़ी सेंग है और बड़ी रासिक है, वो ये है कि हुजूर जंग आप शुरू कर सकते हैं, रोकना आपके पास में नहीं होता। और तो इसकी जो कीमत है ईरान तो देगा, ईरान दे चुका है पहले ही। आप देखें चाहे वो सारे बंदे हम डालें 30-40, अगर वो हम उनकी फिगर सही समझते हैं, जो ईरान में उन्होंने अपने एजेंट प्रोवोकेटियर्स अंदर घुसा के जो मुसाद से अवाम को मरवाया था या उनकी पुलिस वालों को मरवाया था, वो भी जमा कर लें। 30-40 हज़ार लोगों की कुर्बानी उन्होंने दी है, उनके मकान गिरे, उनकी यूनिवर्सिटियाँ हिट हुई, उनके स्कूल हिट हुए, मगर जो कास्ट थी, क्या ये कास्ट आप बेयर कर लेंगे? सो इसीलिए जो वो कभी कहते हैं कि हमला करूंगा, शायद हमेशा ना करूं, शायद मैं कल कर दूं, इसका सिर्फ एक साफ मतलब है हुजूर उनको खुद भी नहीं पता कि हमला करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन और ये बड़ी डेंजरस बात है, बिल्कुल ये बड़ी डेंजरस बात है कि मतलब है कि इसका मतलब है कि आप अक्ल शऊर से खुदा न खास्ता आ रही हैं कि तुम्हें खुद नहीं पता कि फैसला करना दुनिया के सबसे पावरफुल ऑफिस में बैठ के। वैसे साहब जो मिड टर्म इलेक्शन है वो भी सामने आ रहे हैं, और पोल जो है वहाँ पर जो अमेरिका के अंदर, उसमें एक सवाल जो है वो किया गया कि क्या ट्रंप ने जो फैसला किया था ईरान पर हमला करने का वो ठीक था या नहीं। तो 64% जो अवाम हैं उन्होंने इसका जो है वो गलत फैसला जो है वो कहा है। असल में सर जो अंदर की कहानी है वो तो ज़रूर ये है कि वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा सख्त कॉल उनको की अपना सदर ट्रंप को, जब कल ये खबरें आई और बाकायदा इंटेलिजेंस उनको मिली कि वहाँ पर बाकायदा तौर पर तैयारी हो चुकी है हमले की और एक सख्त जो है वो हमला किया जाएगा। लेकिन साथ साथ ईरान की जानब से जो धमकी थी वो ये थी कि अगर हमला किया गया तो हम मिडल ईस्ट के जितने भी पावर प्लांट हैं और जितने डिसैलिटेशन प्लांट हैं और जितने वहाँ पर जो ऑयल की और गैस की जो तनसीबात हैं उनको उड़ा देंगे। तो उस पर उन्होंने बाकायदा तीनों बादशाहों ने जो है वो बाकायदा तौर पर सख्त बातें की हैं ट्रंप से। उन्होंने कहा कि इसकी कास्ट जो है वो हमें चुकानी पड़ेगी, आप तो हमला कर देंगे और आप हवा से हमला करके तो इजराइल अपने जहाज ले जाएंगे या किसी अड्डे पे ले जाएंगे। जो ईरानी मिसाइल जो है, सिज्जील मिसाइल हो गया या खुरमशेर मिसाइल हो गया या उनके अल-फतह मिसाइल या उनके ड्रोन जो हैं वो तो आके हमारे पावर प्लांट्स को लगेंगे, वो आके जो है हमारे डिसैलिटेशन प्लांट्स को लगेंगे। अब अबू धाबी में जो हमला हुआ है वो हालांकि ईरान की तरफ से उस पर उसकी जो है वो तस्दीक नहीं हुई कि उन्होंने हमला किया है। सऊदी अरब पर जो हमला हुआ, तो ये हमले पहले भी होते रहे हैं। तो असल में वो जो काल थी तीनों बादशाहों की और ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान की जो काल थी वो काम कर गई और उसमें जो है सदर ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर मौजूद हैं सर, और उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान जो शराइत हैं वो एक्सचेंज कर रहे हैं और साथ साथ मशवरा भी दे रहे हैं। और ये उम्मीद बंदी है कल से जो दूसरी डेवलपमेंट हुई है, वो उम्मीद बंदी है कि शायद कोई मुआहिदा जो है वो हो जाए, क्योंकि मेरे सामने जो शराइत पड़ी हुई हैं कायद साहब, वो जो मुतालबात हैं ईरान के, वो मुतालबात ये हैं कि ईरान के खिलाफ जो है पाबंदियों का 100% खात्मा किया जाए। अमेरिका कहता है कि 1/4 जो है वो इसका पाबंदियों का खात्मा हो जाएगा, लेकिन ईरान कहता है 100% किया जाए। और चीन ने भी जो है वो यही कहा है कि 100% पाबंदियों का खात्मा किया जाए। जो ईरानी मुंजमद असासे हैं उनको बहाल किया जाए और बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए। लबनान समेत ईरान के साथ मुतसिल जितने भी जंग बंदी है वो मुस्तकिल होनी चाहिए। लेकिन ईरान अमेरिका की जानिब से जो है बड़ी दिलचस्प किस्म की शराइत पहले जो थी वो नहीं है कि आप बैलिस्टिक मिसाइल ख़त्म कर दो, आप अपना यूरेनियम तो पहले ही कहता है वो ख़त्म कर दो। लेकिन अब सदर ट्रंप कहते हैं कि 20 साल का अगर वो टर्न्योर कहते हैं तो हम उस पर डील कर लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि 20 साल तक फ्रीज कर दें अपना एटमी प्रोग्राम। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि एक पावर प्लांट जो है, एक एटमी प्लांट चलाते रहें, कोई मसला नहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रंप साहब जब से चीन से आए हैं ना खालिद साहब, उस वक्त से बदले बदले लग रहे हैं। और चीन लगता सर यही है, एक सेकंड में लगता यही है कि शी जिनपिंग जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर उनको डिक्टेट करके भेजा है और वो सरेंडर करके आए हैं और उनको कहा है कि वो भी करो, वो भी करो, वो भी करो, ईरान से जो है वो सुलह करो और वहाँ से ब्लैक जो नाकाबंदी है उसको ख़त्म करो और जो उनकी पाबंदियाँ ख़त्म करो और इस खित्ते में जो खलीज है उसमें बाकायदा तौर पर अमन से लोगों को रहने दो। और मोहम्मद बिन सलमान ने बाकायदा कहा है कि अब हमारा अड्डा कभी इस्तेमाल नहीं होगा, ना अमेरिका कर सकेगा, बल्कि तीनों बादशाहों ने यह कहा है कि अमेरिका यहाँ से निकल जाए। देखिए इधर से सऊदी अरब से तो निकल जाएगा, मगर वो, लेकिन मैं आपको बताऊँ एक और बहुत बड़ी वजह है। बात यह है कि अमेरिका की जितनी इकानमी है वो सारी कर्जे पे चल रही है।
अमेरिका इज़ द मोस्ट इंटेंडेड, और उसको जो एक उसका रिज़र्व जो स्टेटस था, रिज़र्व करेंसी का, उसको बचा रहा है। सेकेंडली जो सऊदी अरब की इसकी कतर की जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है वो है। अच्छा, अब अगर ये और फिर पेट्रो डॉलर यानी यहाँ से अगर उसके अड्डे निकलते हैं तो अड्डे निकलने के बाद क्या होगा, लोग बार्टर करें, लोग जो हैं वो अपनी करेंसियों में करेंगे। तो अमेरिका बहादुर की जो देखें ना, अमेरिका बहादुर इस वक्त कोई अपनी इंडस्ट्रियल माइट पे नहीं खड़ा, वो खत्म होगी उसकी इंडस्ट्रियल माइट। अब वो सारे का सारा एक तो सर्विस सेक्टर है, और उसके बाद सट्टे हैं, उसके बाद आपकी ये स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसको फंड पेट्रो डॉलर कर रहा था। अब कोई बड़ी तबाही इस एरिया में, वो जो रकम की तरसील थी उसको वो रोक देगी, और वो रुक गई तो जो अमेरिका का एक तो जवाल हमें नजर ही आ गया पहले हमले के बाद, दूसरे हमले के बाद शायद उसका जो स्टेटस था हेजमन का वो भी जाता रहे। एक ब्रेक लेनी है मियां साहब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे रिटायर्ड साजिद हबीब साहब, उनसे हम जंग के हवाले से और जो बैलेंस ऑफ पावर है उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब साजिद हबीब साहब ने। थैंक यू वेरी मच साजिद साहब, आपने हमें वक्त दिया। साजिद साहब, मैं पहला सवाल मेरा यही है कि ये क्या जंग में जो मौखर की है, ये उन्होंने 3 ममालिक का कहा है, UAE का कहा है, कतर का कहा है, और सऊदी अरेबिया के जो हुक्मरान हैं वो उनके ईमा पे ही उन्होंने रोका है, या देर आर सम अदर कंसिडरेशंस एज वेल? कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इनका भी बिल्कुल कहना होगा, क्योंकि इफेक्टिव हैं, और इसमें जो अमीरात है उसको तो पता है कि अगर वॉर होती है तो सबसे बड़ा टारगेट ईरान का वो बनेगा इजराइल के बाद। और क्योंकि बाकी जगहों पे शायद इस मरतबा मैं समझता हूँ कि अमरीकी अड्डों को जो सऊदी अरेबिया में, कतर में है, इनको शायद इस तरह से निशाना ना बनाए ईरान रिटेलिएशन में, जिस तरह के वो पहले बना चुका है, बल्कि जिस तरह वो ईरान को, इस तरह वो कतर को अब के करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके अलावा भी कंपल्शन थी। देखिए, ट्रंप का इतबार तो कोई नहीं है, वो सुलह का बात करते हुए 2 दफ़ा जंग शुरू कर चुका है। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि कुछ और कंपल्शंस भी हैं, जिसमें कुछ इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, गिरती हुई इकोनॉमी है, उनकी अपनी इकोनॉमी है, फिर एक स्पोर्ट्स का फैक्टर आ गया है। ये वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा, जो फीफा का वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का, ये बहुत बड़ा एक इवेंट होता है, ग्लोबल इवेंट है, जिसकी सारी दुनिया इंतजार करती है, और उसको पहले ही बड़ी हिट पड़ चुकी है। जो उसके ऊपर उनका 12-13 बिलियन का एस्टीमेट था, उसको पहले ही नुकसान पहुंच चुका है। इनके एग्रीकल्चरल सेक्टर को बड़ा नुकसान पहुंचा है, इनकी कॉर्न की फसल तबाह हो गई है, उसको टाइम के ऊपर फर्टिलाइजर नहीं मिली है। तो आई थिंक मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जो बीच में ये कह रहे थे कि मैं अटैक कर दूंगा कल शाम को या आज शाम को, आई थिंक ये अगेन एक प्रेशर डालने की टैक्टिक्स ही। मैं फिर कहूंगा कि इतबार इस बंदे का कोई नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ अपनी ज़ात और अपना प्रॉफिट देखना है, उसको अमेरिका का भी मेरे हिसाब से नहीं देखना। तो आई थिंक ये जो इसके साथ खबरें आ रही थी कि इजराइल में पिछले 5 दिन से धड़ाधड़ इनके कार्गो प्लेन वो वेपन्स लेके उतर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो जो था, वो जितना उनका वेपन्स उन्होंने एक्सपैंड किए हैं ईरान के ऊपर और नाकामी हुई है, ये दोनों को हुई है, वो शायद उसको रिकूप करने के लिए था। क्योंकि इजराइल मुसलसल आप देखिए कि वो गाजा में भी, और लेकिन बैरूत लेबनान में बहुत ज़्यादा वो बॉम्बिंग कर रहा है, और तकरीबन 3000 लोग से 3000 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं। तो वो उसको, जिसको कहते हैं कि उसकी जो शॉर्टफॉल था, उसको पूरा करने के लिए था। प्रेशर बहुत हैं। ये चाइना से भी इस मामले में नाकाम आए हैं कि कोई आउटराइट वो सपोर्ट ले लेते ईरान के खिलाफ चाइना की, और उसके फ़ौरन बाद आप देखिए कि पुतिन और भी वहाँ पहुँचे चाइना में। तो ये ग्लोबल प्रेशर, ये सारी चीज़ें मिला के मैं समझता हूँ कि ये वजह है कि जिसमें एक धमकी दे के उन्होंने फ़ौरन ही ऐलान कर दिया कि मैं वो उसको मौखर कर रहा हूँ। लेकिन एयर मार्शल साहब, जब हम हमले की बात करते हैं कि सदर ट्रंप ने जो है वो धमकी दी और वो पीछे हट गए, कल जो खबरें आई मुख्तलिफ अखबारात ने और इंटरनेशनल मीडिया ने दी कि वहाँ पर, जो अभी आपने भी बात की सर, कि वहाँ से मुख्तलिफ अड्डों से जो है वो असला वहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है इसराइल के अंदर। और ये भी खबर आई थी कुछ दिन पहले कि यूएई में आयरन डोम जो है वो दोबारा इंस्टॉल कर दिया गया है, वहाँ और भी जो है वो असला और जो वेपन्स जो हैं वो पहुँचा दिए गए हैं। ये भी खबर आ रही थी कि ईरानी जो जज़ायर हैं उन पर कब्जा किया जाएगा। बाकायदा तौर पर यह खबर आई कि बड़ा शिद्दत से हमला किया जाएगा। अगर ये हो जाता
तो क्या इस वक्त ईरान जो कि अपने जो पासदारान इनकलाब तो हैं ही, अवाम को भी असला दे चुके थे, क्या ईरान के पास वो कैपेबिलिटी थी कि वो इस हमले को ना सिर्फ सहार जाते बल्कि इसका जवाब भी देते? अगर वो इसका जवाब देते तो वो कितना कारी था? क्या वो उन अड्डों को निशाना बना सकते थे या उन इंस्टॉलेशंस को निशाना बना सकते थे जिनका खदशा जो है वो अरब बादशाहों ने किया ट्रंप से कि इसकी कीमत हमें चुकाना पड़ती है? देखिए, ईरान तो दीवार के साथ लगा हुआ है और मैं समझता हूं कि शायद उनका स्टांस बड़ा हार्ड भी है कुछ चीज़ों के ऊपर। मैं कहता हूं कि कभी कभी सुलह हुदैबिया करने में हम पहले भी बात कर चुके बड़ा सा पहले, और कई ये देखिए, ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में हिपोक्रेसी लाजमी होती है। अब मुझे बताइए कि क्या गाजा की और लेबनान इसराइल की जंगबंदी प्रैक्टिकली तो लिखी हुई तो है ना, इसराइल क्या उसके ऊपर अमल कर रहा है? तो ईरान को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जहां तक ये है कि वो रिटेलिएट डेफिनेटली करता, वो रिटेलिएट करता, बिल्कुल करता, और लेकिन उसका अपना नुकसान बहुत ज्यादा होना था जिसको शायद वो ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकेगा। लेकिन उसमें फ्रस्ट्रेशन में रिटेलिएशन बिल्कुल करनी थी, जो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा यूएई में करनी थी, जिसको आयरन डोम आप सब हम मीडिया से जानते हैं कि इजराइल ने कवर दिया है। इजराइल ने उनको आयरन डोम वहां के जरिए आया है और इससे कनेक्टेड है इजराइल के साथ इनका आयरन डोम। तो बाकी डेफिनेटली अगर उसने गल्फ में रहना है तो सिर्फ अमेरिका जो है यूएई के सहारे नहीं रह सकता, उसको बाकी मुल्कों से, सबसे बड़ा मुल्क उसमें सऊदी अरब है और दूसरे नंबर कतर है, इनसे बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़े जो इनके अड्डे हैं वो तो कतर में मौजूद है। मार्शल साहब, कल एक बड़ी खबर आई सर, कल एक बड़ी खबर आई। वो खबर ये थी कि इजराइल ने अपने 2 खुफिया अड्डे जो हैं वो कायम कर रखे हैं इराक में, उनके सहरा में, और वहां से भी हमले जो हैं वो ईरान पर होते रहे। और जो सऊदी अरब पर कल ड्रोन हमले हुए उस बारे में भी ख्याल किया जाता है कि ये वहीं से ही हमला हो रहा था, क्योंकि इराक की हदूद से वो जो है वो आए थे। और जो यूएई के अबू धाबी पावर प्लांट पर हमला हुआ, एटमी पावर प्लांट पर, उसकी भी कोई अभी तक फुटप्रिंट नहीं मिले। उसके बारे में ये कहा जाता है कि वहां से ही शायद जो है वो हमले हो रहे हों, क्योंकि स्पाइलर जो है वो तो जंग बंदी नहीं चाहता, वहां अमन नहीं चाहता। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ सर एक मुआहिदा है, स्ट्रेटेजिक मुआहिदा है, और ये खबर आ रही है कि वहां पर हमारे F-17 F-16 और हमारे वहां पर फौजी दस्ते भी मौजूद हैं। अगर कोई ऐसी शरारत होती है इजराइल की जानिब से और ये पता चल जाता है कि इजराइल ये शरारत कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान अपना दिफाई मुआहिदे के तहत जो है वो इजराइल को सबक सिखाने के लिए वहां तैयार है। देखिए हमारा मुआहिदा बिल्कुल है, हमारे वहाँ पे F-16 मौजूद हैं, ब्लॉक 52 F-16 हमारे मौजूद हैं, हमारे पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं और कंट्रोलर्स वहाँ पे मौजूद हैं। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है, स्पॉइलर सबसे बड़ा है इजराइल, और इससे पहले भी आप जंग के शुरू में देख लें कि डेरगो गार्शिया के ऊपर मिसाइल गया था तो वो ईरान ने बड़े क्लियरली कहा था, और ईरान जब भी उसने स्ट्राइक किया, उसने कतर पे पिछले साल जून में 1 मिसाइल ड्रोन मारा था और उसने कहा था कि हमने बड़ी माजरत के साथ भाइयों को भी हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो जहां जहां से अभी आप जो कल परसों वाली बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले जो अमीरात के ऊपर मारा है, इनके न्यूक्लियर अबू धाबी में न्यूक्लियर प्लांट के बाद नजदीक मारा है, ये बिल्कुल इराक से इनके 2 अड्डे तो डिस्कवर हो चुके हैं। एक अड्डा पहले डिस्कवर हुआ था तो इराक में बड़ी पब्लिक ने उसके खिलाफ किया था, जिसके बाद फिर हुकूमत को कुछ उसको सप्रेस करना पड़ा, और अब ये दूसरा डिस्कवर हुआ है। तो बिल्कुल ये स्पॉइलर है। देखिए, अगर स्पॉइलर कंफर्म हो जाता है कि इराक से आ रहा है और वो सऊदी अरब के ऊपर करता है हमला, तो मैं समझता हूं कि एग्रीमेंट के मुताबिक फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब, मैं बस इतना ही कहूंगा कि मुत्तहद होंगे उस खतरे का मुकाबला करने के लिए। अच्छा, ये फरमाइए कि जो खबरें और जो हम एनालिसिस देख रहे हैं, कुछ रीप्लेनिश तो उन्होंने किया है, बट वो उन पर सीरियस शॉर्टेजेस हैं, डिफेंसिव उनके पास जितना इक्विपमेंट था और इंटरसेप्टर्स थे, और आखिर में इजराइल ने खुद माना कि जी पहले वो 95% 90% कहते थे हम रोक लेते हैं, फिर 76% पे आ गए, मे बी इससे ज़्यादा ही हो। तो इन केस एंड इन इवेंट ऑफ एनी अदर एक अगर ये करते हैं इस तरह से हमला, तो जो और ये भी कहा जा रहा है कि उसकी 70 to 90% कैपेबिलिटी ईरान की इंटैक्ट है टू स्ट्राइक बैक। तो ये इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कह रहे हैं, इंडिया में बहुत से लोग कह रहे हैं और जगह। ये फरमाइए कि फिर अगर जवाबी हमला होता, अभी आपने शुरू में कहा कि शायद वो अमरीकी, यानी अगर मैंने गलत नहीं सुना तो अमरीकी जो इंटरेस्ट हैं उन पे हिट नहीं करेगा, फिर तो वो ईरान विल हिट एनीवेयर अगर ये इतना बड़ा हमला करते हैं तो।
जी बिल्कुल, सबसे बड़ा तो उसका जो रिटेलिएशन ईरान की होगी वो तो इजराइल के ऊपर होगी। और दूसरा अब के हालात में मैं समझता हूं क्योंकि ईरान ने बड़े क्लियरली अब नेक्सस जो डिफाइन किया है कि अब ये इजराइल, यूएई और अमेरिका का नेक्सस है। तो अमेरिकी मफादात इन दोनों जगहों पे जहां पे और समंदर में जहां पे मिले वहां पे सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि ईरान स्ट्राइक करेगा, क्योंकि वो इन मौजूदा हालात में वो सऊदी अरब और कतर को जिसके साथ पाकिस्तान ने सालसी करवाते हुए रीजनल लेवल के ऊपर भी इनको कनेक्ट किया है, इनको शायद बहुत ही मुहतात होके, लेकिन उसने कहा है कि अगर मैंने किया रिटेलिएट तो मैं सिर्फ जहां पे अमेरिकी अड्डे हैं वहां पर करूंगा मजबूरी में। लेकिन मैं समझता हूं कि ये बड़ी इनकी लो प्रायोरिटी होगी। टॉप प्रायोरिटी इजराइल और यूएई और बाकी आपने एक बात समंदर की कही है, समंदर में, इसका मतलब कि वो बहरी बेड़ों पर और जो उनके वो एसेट्स हैं उनको अटैक कर सकता है नेवी को? बिल्कुल कर सकता है, ये बिल्कुल कर सकता है। उसने पहले भी उसने जो किए थे जिसकी वजह से वो माने ना माने अमेरिकी, उनके जो कैरियर्स को पीछे जाना पड़ा था, उनके एक डिस्ट्रॉयर को भी इन्होंने हिट किया था और उसमें डैमेज हुआ था थोड़ा बहुत। तो ये भी खतरा रहेगा क्योंकि ब्लॉकेड के लिए वो नजदीक तो आए हुए हैं और इनके जो चाइनीज रेडार जो इनको दिया हुआ है, स्टेल्थ रेडार दिया हुआ है चाइना ने ईरान को, उसमें ये सारी चीजें नजर आ जाती हैं। और फिर इनकी सी में आपने देखा कि इनकी स्वाम की एक बोट्स के साथ जो स्ट्रैटेजी है बड़ी इफेक्टिव जा रही है। और बड़ी खुशाइन बात है कि सिर्फ पिछले, जैसे आज आपने अगर कतर के फॉरेन स्पोक्स पर्सन की जो आपने सुनी हो तकरीर कि 2 सिर्फ वहां से कंटेनर गुजरे, जो बड़े गुजरे हैं, कंटेनर शिप्स गुजरे हैं, वो पाकिस्तान के लिए गुजरे हैं। बाकी 10 ऐसे हैं जिनको वहां पे रोका हुआ है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक बड़ी और चीज खुशाइन जो हम कह रहे थे कि पाकिस्तान का इंशाल्लाह ये जो दफाई सिलसिला बढ़ता जाएगा। आज पाकिस्तान के और कुवैत के जो डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस हैं इनकी भी मुलाकात हुई है और उम्मीद है कि कुवैत के साथ भी हमारा इस तरह का कोई सिलसिला आगे चल के बन जाएगा। बहुत बड़ी खबर दी है आपने। टू एंड योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब हमारे साथ थे और कह रहे थे कि कुवैत भी अब पाकिस्तान के जो एक अम्ब्रेला है सिक्योरिटी का, उसके अंडर आना चाहता है। तो उससे अंदाज़ा लगता है कि हाय फेरता रहता है होंठों पर जुबान, हाय वो दरिया भी प्यासा हो गया, ये हालत होनी थी अमेरिका बहादुर की। बहरहाल एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, बहुत सी और खबरें हमारे साथ थी। वेलकम बैक। मियाँ साहब, एक तो ये 28वीं तरमीम के हवाले से बड़े पीस मील किस्म की इन्फॉर्मेशन आ रही है और वो ये आ रही है कि अब CSS, 2 बड़ी खबरें जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो कुछ नाम गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर सूबों के हवाले से कि वो क्या है, और दूसरा ये कि CSS की हद जो है वो अब 33 साल की बजाय अब 35 साल कर दी गई है। तो अच्छी बात है। और हाँ, और इसमें एक और ये है कि रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 65 कर दी जाएगी, क्योंकि ये भी यूरोप में भी ये बड़ा इशू बना हुआ है कि ये पेंशन ख़त्म करें। इस वक्त पूरा पेंशन के पीछे पड़ा हुआ है। तो और कहते हैं इन्होंने अच्छी बात है, इन्होंने पेंशन ख़त्म नहीं की, लेकिन 5 साल और बढ़ा दिए हैं मुलाजमत के। तो ये तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो CSS भी जो है एक रोग ही बन गया इस मुल्क के यूथ के लिए। हज़ारों, मैं आपको बताऊं कि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं कि हज़ारों सेंटर्स खुले हुए हैं लाहौर में, जहां पे लोग ख्वाब लेके आते हैं। माएँ और बच्चे जो हैं वो माएँ अपने जेवर बेच के बच्चों को बेचती हैं, और बेटा तो CSS कराइए। सीटें टोटल 150-200 ही होंगी मियाँ साहब। अगर 1 लाख रस्तू भी आ जाए इम्तिहान देने के लिए तो पास 150-200 ही होते हैं। साहब, असल में मसला ये है जो CSS है वो उसकी अब ज़रूरत शायद पूरी दुनिया में नहीं रही है और पूरी दुनिया ने इसका एहसास हो चुका है और वहाँ ये किस्सा ख़त्म हो चुका है। हमारे यहाँ CSS को अभी उसी तरह हम बाबूस जो हैं वो भर्ती करते हैं, और वो क्या करने आते हैं जब वो AC भर्ती होता है या किसी दूसरे ग्रुप में जाता है, 17वें ग्रेड में आता है, तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि मैंने पैसा कैसे बनाना है। असल मसला सर पता क्या है, देखिए CSS जो अफसर है वो क्या करता है, उसके पास क्या एक्सपर्टीज होती है। एक इस्लामियात में अगर किसी ने MA किया हो, अगर किसी ने MSc जो है वो मैथ्स काम में की हो, और वो CSS पास ग्रुप में आ गया, अब वो AC बन गया, AC से DC बन गया, DC से वो डिप्टी सेक्रेटरी बन गया, जॉइंट सेक्रेटरी बन गया, सेक्रेटरी बन गया। कंट्रीब्यूशन क्या है? नहीं, कंट्रीब्यूशन तो नहीं, पाकिस्तान में क्या दिया CSS ने?
क्या जो एक्सपर्ट्स हैं उनके दरमियान कंपटीशन का एग्जाम नहीं होना चाहिए कि वो एक्सपर्ट्स जो हैं जितनी ज्यादा एक्सपर्टी हो वो उस ज्यादा उहदे पर बैठा हो, ताकि कुछ पाकिस्तान के लिए भी तो करे। मैं आपको मियां साहब देखिए तलीम बालगां वाली जो आपने बात की है ना, वही है कि जो 35 साल आपने उम्र कर देंगे, 40 साल कर देंगे तो फिर ठीक है। मैं आपको एक्सपर्ट्स की बात बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे एक चीफ ड्रग इंस्पेक्टर हैं पाकिस्तान के, और बहुत स्ट्रगल की और उनको नाजायज़ तौर पर निकाला भी गया था। एक पोस्ट ग्रेड 22 की आ गई हेल्थ डिपार्टमेंट में, उन पे वो आए, उसमें 3 लोग हुए शॉर्ट लिस्ट, और 3 शॉर्ट लिस्ट होने के बाद, मैं उनका नाम भी बता देता हूँ, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद उनमें से एक टॉप पे गए। और मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो महदूद चंद लोग मेरिट पे आए होंगे उनमें एक डॉक्टर उबैद अली भी थे। और जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में समरी साइन के लिए गई, कहा नहीं जी वहां पे आ गई केड़ी बात, डॉक्टर शफाक हसन वाली साडा बंदा थेरी, साडा बंदा थेरी। लिहाजा मियां साहब CS और दूसरा नहीं, वहां हुआ क्या, मैंने भी इस खबर का पीछा किया। वहां ये हुआ कि जो ब्यूरोक्रेट्स वहां बैठे हुए थे उन्होंने वो समरी रोक ली, वो समरी रोक के तो वो बैठ गए, और उसके बाद वो समरी जो है वो डंप हो गई, अभी तक डंप है। मैंने पता किया था। सर जो CSS हैं, मुझे ये बताएं कि कितने इदारे हैं हमारे जो खसारे में हैं, कोई 900 अरब रुपए का खसारा करते हैं, और वो उनमें सारे CSS अफसर लगे हुए हैं ना, उन्होंने क्या उनको खसारे से बचा लिया? क्या वो प्रॉफिटेबल हुए? क्या एक CSS सेक्रेटरी जो है वो कंप्यूटर चलाना सिखा, मुझे दिखा दे। AI का तो बहुत दूर की बात है, अब AI का ज़माना है, वो क्या जाने AI। तो इस वक्त ऐसे भी देखिए, ऐसे भी तो थे ना कि जिन्होंने, और मुझे पाकिस्तान के साबिक एक जो होते हैं इसके आपके अकाउंटेंट, नहीं क्या कहते हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, मैंने उनमें ऐसे एक दिन पूछा कि एक बंदा ग्रेड 21 की 22 की 19 की तनख्वाह ले रहा है, और उस वक्त के CM साहब या उन्होंने 14 लाख रुपए और लाती उन्होंने, आजकल वो भी वैसे कैबिनेट में बैठे होते हैं, तो ये लीगल है? उनका नो, नॉट एट ऑल। तो मियां साहब जहाँ का कोई वाली वारिस ही ना हो, ना कानून ना गाल ना बात, मैं नाम नहीं लेता, वो आजकल भी माशाल्लाह उनके अगर देखें असासे बताए जाते हैं तो आसमान पर। साहब जो एक डॉक्टर बनता है और फिर इंजीनियर बनता है, वो CSS करके AC लग जाता है, क्या उसको इसलिए कौम ने डॉक्टर बनाया था? इसकी वजह क्या इसलिए इंजीनियर बनाया था कि वो AC लग जाए, फिर वो डिप्टी कमिश्नर लग जाए, फिर वो रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो करना शुरू कर दे, फिर वो चीज़ों की कीमतें जो है वो गिरना शुरू कर दे? क्या इसलिए बनाया था? मैं आपको असल में सर यही होता है कि वो टिकटॉक भी बनाते हैं, वो फिर टिकटॉकर बन जाते हैं। मैं अर्ज करता हूँ, बात क्या है? बात यह है कि ज़िंदगी पाकिस्तान की इशराफिया ने इतनी महंगी कर दी है कि जो सेक्रेटरी भी है ग्रेड 22 का, 2.5 साढ़े 3 लाख तनख्वाह में एक घर मकान पे लेके 50,000 बिजली का बिल दे के अपने बच्चों की फीसें दे के F6 में घर लेके वहाँ रहे, तो वो उस तनख्वाह में ले सकते हैं? नहीं, वहाँ मिलता है घर उनको, वहाँ जाके देखें सर, असाइशात जो हैं वो देखें, वो 45% उनको वो मिलता है जो मेरे ख्याल में ये वहाँ जाके देखें सर। मसला ये है कि जो एक बंदा जिस तालीम में पढ़ा है, डिस्पोजेबल इनकम तो कोई नहीं है ना, नहीं है, रिश्वत के, माफी चाहता हूँ, नहीं है, सब लोग नहीं लेते होंगे। वहाँ पता क्या होता है? वहाँ ये होता है कि प्रोजेक्ट जो है ना वो 250 मिलियन का लाना, डॉलर का, इससे नीचे का प्रोजेक्ट ना हो। क्यों ना हो सर, क्यों ना हो? वो यार इसमें थोड़ा मिलता है, उसमें ज्यादा मिलता है। तो इस तरह के जब मामलात हों, क्या आपने सर नहीं सुना कि बाहर के जो हैं जितने भी जो सरमायाकार हैं वो कहते हैं कि जब हम यहाँ आते हैं तो हमें पूछा जाता है हमारा हिस्सा क्या है? क्या एक सेक्रेटरी जो है, साहब को किसी ने शिकायत भी लगाई? जी बिल्कुल, क्या एक सेक्रेटरी, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी, वाले थे, उन्होंने कहा जी साढ़े को ऐसा ही मांग लिया, ऐसा मांग लिया। एक एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है वो कितने बोर्ड्स के मेंबर होते हैं, वो कितने जो हैं वो मुख्तलिफ कंपनियों के मेंबर होते हैं, और वहाँ से भी तनख्वाह मार रहे होते हैं, फिर मोनेटाइजेशन भी ले रहे होते हैं, फिर उनकी गाड़ियां जो हैं वो उनके बच्चों को भी लेके जाती हैं। कफायत शारी चल रही है ना सर, किसी स्कूल के सामने आज खड़े हो जाएं, वहाँ आप देखेंगे कितनी बड़ी गाड़ी जो है वो बच्चों को छोड़ने आती हैं। वो किसी बिजनेसमैन की गाड़ियां नहीं होती, वो बाबूस की गाड़ियां। चलें मियां साहब आगे बढ़ते हैं। सूबे बनने चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, छोटे यूनिट्स होंगे। क्या खबर गर्दिश कर रही है और ये कितने सूबे बन रहे हैं? देखें कायद साहब, जो 28वीं तरमीम आ रही है, एक तो वो हकीकत है, वो आ रही है, और वो अचानक आएगी और पास हो जाएगी। और उसमें जो सबसे बड़ी बात, कल मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसका तल्लुक इससे नहीं है। कल मैंने एक अजीब नाम पढ़ा, मैं गया तो एक खाने की दुकान थी, वहाँ लिखा था अचानक बिरयानी। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप बात जारी आएगी, एक मैसेज आएगा कि कल आप लोगों ने
में आना है, जाहिर है पार्टी के जो हैं रहनुमा उनका मैसेज आएगा कि आपने अपने कल हाजिरी देनी है और वहाँ पर पास हो जाएगी। अब 28वीं तरमीम में सबसे बड़ी बात यह है कि जो सूबों के इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं उनको कम किया जाएगा और सूबे जो हैं तकसीम किए जाएंगे, बड़े बड़े सूबे साइज़ के हैं। और इसमें ये मेरे पास सामने एक लिस्ट आई है, उसके मुताबिक ये है कि जो फेडरल टेरिटरीज़ है उसमें इस्लामाबाद तो है ही, जिसको 27 किलोमीटर का कहते हैं, अब वो 27 किलोमीटर का नहीं रहेगा, वो बढ़ जाएगा। इसमें जो है वो कराची और ग्वादर भी शामिल किए जाएंगे। और इसके अलावा जो पंजाब है उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, जिसमें वेस्ट पंजाब है, साउथ पंजाब है, बहावलपुर है और पोठोहार है। इसकी तजवीज़ है, एक तजवीज़ ये है कि सिंध को जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, अर्बन सिंध, रूरल सिंध और महरान, क्योंकि कराची जो है वो वफाक का हिस्सा बन जाएगा। और बलूचिस्तान जो है उसके 2 हिस्से जो है वो उसमें 2 सूबे बनाए जाएँ, जिसमें बलूचिस्तान और मकरान। और केपी जो है उनको भी 4 सूबे जो है उसके बनाए जाएँ। और ये भी तजवीज़ है, एक खैबर है, एक साउथ केपी है और हज़ारा है और कोस्तान है। अगर ये बन जाते हैं कैसा तो क्या हर्ज है? नहीं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसमें एक हर्ज है कि देखें, पहली तो बात यह है कि यहाँ कोई सूबाई खुद मुख्तारी कोई नहीं थी, 2 ख़ानदानों की खुद मुख्तारी थी। एक बड़े सीधी गालिब हमें मजाक करने की लोड़ है जी, क्योंकि उन्होंने बनना है फिर यानी इब्ने हुक्मरान, फिर इब्ने हुक्मरान उन्होंने बनना है। अच्छा, अब ये है कि मेरे ख्याल में इससे ये होगा, और मेरे ख्याल में ये बड़ी पॉजिटिव है कि ये जो एक मोनोपोली है ये टूटनी चाहिए। मतलब ये जो है ना कि भाई अब एक ही खानदान में सारे हुक्मरान पैदा हो रहे हैं। डोंट वी डिजर्व बेटर? बिल्कुल मेरा बच्चा आज पैदा हो, ये वज़ीर आज़म बनेगा बड़ा होकर। यार क्या है ये? एटलीस्ट कुछ मेरिट शेरिट अंदर लाया हो, आगे चलें। दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, हमारे पास गवादर की अपॉर्चुनिटी आ गई है, हमारे पास जो है वो नहीं। आज सर जो फील्ड मार्शल ने वहाँ पर खिताब किया है गैरिजन में, उन्होंने ये कहा है कि जो प्रोपोगंडा है और जो फेक न्यूज़ है वो पाकिस्तान की तरक्की उनको नहीं रोक सकती। पाकिस्तान तरक्की करेगा और वही जो है वो सारी की सारी वहाँ से रास्ते निकलेंगे। एक जुर्म की दुनिया की बात कर लेते हैं सर। जी जी, आज एक बड़ा फैसला आया और चंद साल पहले टिकटॉकर सना यूसुफ, एक बच्ची, मासूम बच्ची, पढ़ी लिखी बच्ची, उसको कत्ल कर दिया एक फैसलाबाद से आए हुए एक दरिंदे ने, यहाँ पर उनके घर में दाखिल होकर कत्ल कर दिया। और वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, पुलिस ने फौरी तौर पर उसको तफ्तीश करके पकड़ भी लिया था। और आज अफजल मजोका साहब ने उसको सजाए मौत की सज़ा सुना दी है और उनके वालिदैन का कहना है कि इसको सरेआम फांसी दी जाए ताकि इबरत पकड़े लोग। और वो दोनों आज उनके वालिदैन जो हैं वहाँ मौजूद थे और उनके चेहरे पर जो है वो गम तो था ही, लेकिन खुशी भी थी कि आज उनकी बेटी के कातिल को सज़ा तो मिली और आज सज़ा जो है वो सुना दी गई। और उसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि इसको सरेआम फांसी दी जाए। वाकईतन इनको सरेआम फांसी देनी चाहिए, क्योंकि जो खून करते हैं, जो कत्ल करते हैं और मासूम बच्चों का कत्ल करते हैं, उनको तो फांसी इस तरह की मिलनी चाहिए और सरेआम फांसी मिलनी चाहिए। कैसा नहीं, बहरहाल देखें, ये यहाँ पे चलता ही रहता है काम। CCD भी हमारे पास मौजूद है, अल्लाह करे वो भी अच्छा काम करते रहें। और अल्लाह यही करे कि अब चूँकि प्रोग्राम का आखिर है तो कोई दुआ भी करनी है कि यार अचानक तरक्की भी आ जाए, अचानक बिरयानी के साथ। इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।